ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम लोगों ने 3 थ्योरीज कल पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ग्रेटमैन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ट्रेड थ्योरी में हम लोगों ने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में पढ़ा था, और ऐसी 3 कैटेगरीज या आप ये कह लें कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जो कि कहा जाता है कि बिग 5 कैरेक्टर या बिग 5 ट्रेड्स के बाद ये देखा गया है कि जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी, क्रिस्मा पढ़ा था, सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में पढ़ा था कि एक लीडर के अंदर अगर ये ट्रेड्स हैं तो इट मीन्स कि वो एक इफेक्टिव लीडर है। अच्छा ठीक है, ट्रेड थ्योरी के बाद बच्चों हमने जो थर्ड थ्योरी पढ़ी थी वो रिलेट कर रही थी हमारी बिहेवियरल थ्योरी से, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टडीज पढ़ी थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की स्टडीज थी, जिसमें हम लोगों ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में पढ़ा था, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में पढ़ा था, टास्क ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था, और स्ट्रक्चर इनिशिएशन के बारे में पढ़ा था, और कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था। और कहीं ना कहीं आपस में ये सब चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही थी, उन चीजों को भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक पढ़ा मतलब इफेक्टिव लीडर बनने के लिए, एक इफेक्टिव लीडर होने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या किन किन करेक्टरिस्टिक्स को अडोप्ट करना चाहिए, या आप ये कह लें कि अवेयर करना चाहिए। हमने वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियरल थ्योरी में एक जगह एक थ्योरी आती थी कि मैनेजरियल ग्रिड के बारे में पढ़ा था, कि मैनेजरियल ग्रिड जो है उसको हम किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। तो मैनेजरियल ग्रिड में एक्चुअली ये देखा जाता है कि जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेशन वाली साइड पे ज्यादा स्कोर ले रहा है, या रिलेशनशिप ओरिएंटेशन वाली साइड पे ज्यादा स्कोर ले रहा है। जिस साइड पे वो लीडर का स्कोर ज्यादा होगा, इट मीन्स कि उसके अंदर वो वाले बिहेवियर्स या वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। अब हमने बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है वो है कंटीजेंसी थ्योरी। अब कंटीजेंसी थ्योरी एक्चुअली बहुत सी जगहों पे कंटीजेंसी थ्योरीज को सिचुएशनल लीडरशिप भी कहा जाता है, यानी कि उनके साथ भी किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रही है, लेकिन सिचुएशनल लीडरशिप ओबियसली एक अलग टर्म है। कंटीजेंसी थ्योरीज में एक्चुअली ये देखा जाता है, या वो एग्जामिन कर रही होती हैं कि जो लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप ये कह लें कि जो लीडर की डिफरेंट ट्रेड्स हैं, लीडर की ट्रेड्स एक्चुअली उसकी सिचुएशन के साथ किस तरह से आपस में, मतलब उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जितना ज्यादा मैच प्रॉपर होगा, उतना ही ज्यादा आप ये कह लें कि वो लीडर इफेक्टिव होगा, या उसकी लीडरशिप में लोग इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। अब यहाँ पे ये देखा गया बच्चों, लीडर के ट्रेड्स के बारे में आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने कल बहुत ज्यादा डिटेल में उसको डिस्कस किया था। और सिचुएशन इस तरह से हो सकती है, मतलब अगर इन दोनों चीजों को इस तरह से लेकर चल सकते हैं कि आपको कोई काम दिया गया है, या आपको एक गोल असाइन कर दिया गया है। अब आप ऑब्वियसली एज अ लीडर, अब आपने वो गोल अचीव करना है, अब आपने अपने सबऑर्डिनेट से भी वो गोल अचीव करवाना है, या उनको आपने कोई काम देना है, या आपने उनको कोई ना कोई डायरेक्शन देनी है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की एबिलिटीज हैं, अब आपको उस सिचुएशन में हो सकता है किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ जाए, या आपको किसी हार्डशिप का सामना करना पड़ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए या कोई और हर्डल आ जाए, तो आप उसी सिचुएशन में रहते हुए अपनी किन करेक्टरिस्टिक्स को यूज करके उस सिचुएशन के ऊपर काबू पाएंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छी सिचुएशन में हैं, ठीक तरह से जा रहे हैं, और आपके अंदर एक अच्छी आप ये कह लेंगे ट्रेड्स भी हैं, तो ऑब्वियसली आप एक इफेक्टिव लीडर हैं, आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंस नहीं है, या आपके अंदर आप ये कह लें कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जब आपके अंदर इस तरह की ट्रेड्स नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन जो कि हार्ड होगी, या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उस सिचुएशन में एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जो इफेक्ट है वो आपके काम पे पड़ेगा। तो बहुत सी जगहों पे कंटीजेंसी थेरीज को ये देखा जाता है कि वो रिलेट कर रही होती हैं बहुत सी जगहों पे हमारी बिहेवियरल थेरिस्ट के साथ। बिहेवियर थेरीज के साथ हम वो किस तरह से रिलेट कर रही होती हैं कि मतलब टास्क ओरिएंटेशन, बहुत सी जगहों पे बहुत से लीडर जो हैं वो टास्क ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत सी जगहों पे वो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। अब यही कहा जाता है कि जो लीडर की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड कर रही होती है कि लीडर जो है, यानी कि लीडर के बिहेवियर में और जिस सिचुएशन में वो काम कर रहा है, उन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन कितनी ज्यादा हाई है। जितनी ज्यादा आपकी इंटरेक्शन हाई होगी, उतने ही ज्यादा आप एक अच्छे लीडर बन सकेंगे। कैसे लीडर बन सकेंगे, जिन्हें कि जैसे कि उनके सबऑर्डिनेट्स पसंद करते हैं, या उनके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहते हैं, और सिर्फ काम नहीं करना चाह रहे, बल्कि उन्हें उनके अकॉर्डिंग या अपने उस लीडर के अकॉर्डिंग काम करना अच्छा भी लगता है। क्लियर है बच्चों?
इसी तरह आपके सामने बच्चों ये कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप भी नजर आ रहा होगा कि लीडर का बिहेवियर कौन कौन सा है, वो डायरेक्टिव है, सपोर्टिव है, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि ये सारी वो जो आपकी हैं कि आप एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस की तरफ जाने वाले लीडर हो। फिर ऑब्वियसली आपके इन्वायरमेंटल कंटीजेंसी फैक्टर आ जाते हैं कि आपका टास्क स्ट्रक्चर कैसा था, आपका जो फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम है, मतलब ऑब्वियसली आपका लीडर, ऑब्वियसली उनके ऊपर भी कोई और लीडर होंगे या कोई अथॉरिटी सिस्टम उनको लीड कर रहा होगा, वो कैसा है, आप किस तरह के वर्क ग्रुप में काम कर रहे हैं, फिर आपका जो एम्प्लॉयज हैं उनका लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, उन्हें अपनी एबिलिटीज के बारे में पता भी है या नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत सी जगहों पे अगर आपको एक नया ही काम असाइन कर दिया जाए और आपके एम्प्लॉयज पहले ही उस चीज को लेकर परेशान हो जाएं, आप एक टेंशन में या स्ट्रेस में चले जाएं कि शायद आप ये काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वो चीज आपके लिए फिर अफेक्टिव नहीं हो पाएगी, बल्कि आप कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस में आके, उस प्रेशर में आके, हो सकता है वो काम जो आप ठीक भी कर सकते हैं वो उसे गलत कर लें। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी, यानी कि अगर आपको कोई प्रेशर है भी या स्ट्रेस है भी, तो आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और खुद को एक कॉन्फिडेंस देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आते हैं कि आपने पहले भी बहुत से मौकों पे या बहुत से कामों के अंदर बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया है, लेकिन अब भी आपके सामने ये टास्क है, तो ऑब्वियसली अपने लीडर की आप गाइडेंस में इस टास्क को भी अचीव कर लेंगे। जब ये तीनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं या एक अच्छे वे में चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो आउटकम्स हैं या जो आपका गोल है वो भी एक अच्छी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उस गोल से, या वो एक गोल है वो एक इफेक्टिव वे में आप अप्रोच कर लेते हैं। ये तो है बच्चों हमारा कॉन्टीजेंसी मॉडल। कॉन्टीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप में बाद में उन्होंने पार्टिसिपेटिव लीडर और अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर के बारे में बताया। पार्टिसिपेटिव लीडर वो होता है, अगर आप इसको ये देखें कि ये जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स जो हैं, या रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के बारे में हमने बात की है, अब ये भी तकरीबन बहुत दफा उन्हीं के साथ रिलेट कर रहा होता है कि उस लीडर का अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह का रिलेशन है। अब एम्प्लॉयज के बहुत से इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को वो किस तरह से कर रहा है, यानी कि वो ये उन्हें उसे लगता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को अपनी विशेष के अकॉर्डिंग चला सकता है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ तभी अपनी विशेष के अकॉर्डिंग चला सकेंगे बच्चों, जब आपका उनके साथ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा इंटरपर्सनल इंटरेक्शन अच्छा होगा, उतने ही ज्यादा आप एक पार्टिसिपेटिव लीडर होंगे। अब जो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स हैं, वो उन्हें लग रहा होता है कि हमें कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर ऑब्वियसली वो काम से ज्यादा रिलेट कर रहे होते हैं, या काम से रिलेटेड अपने एम्प्लॉयज की हर बात को मानते हैं या लेकर चलते हैं, या उनकी जो भी उससे रिलेटेड आप ये कह लें कि नीड्स होती हैं, उस नीड्स को फुलफिल करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका वो उससे रिलेटेड, मतलब आप ये कह लें कि आप अपने टास्क से रिलेटेड कोई भी एम्बिग्विटी नहीं छोड़ रहे, तो ऑब्वियसली वो टास्क आप एक अच्छे वे में फिर अचीव कर लेते हैं। बच्चों समझ आ रही है? एमएससी जी मैम। ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। बच्चों कौन सा नहीं समझ आया, दोबारा पूछो, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैम अचीवमेंट ओरिएंटेड। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों, जैसे कि अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स, मतलब उसके नेम से भी जरा स्टार्ट हो रहा है कि वो एक ऐसा लीडर होगा जिसका ज्यादा इंटरेस्ट या जिसका ज्यादा फोकस सिर्फ अपने काम पे होगा। जिस तरह से टास्क ओरिएंटेशन में होता है ना लीडर का काम, लीडर का फोकस, के उसने अपने काम को एक इफेक्टिव वे में लेकर चलना है, या आप ये कह लें कि उस काम को उसने एक ज्यादा अच्छे तरीके से फुलफिल करना है। अब उस काम से रिलेटेड उसके एम्प्लॉयज को, अगर मतलब उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने एम्प्लॉयज से कि वो एक फुल एफर्ट से वो काम करेंगे, और फिर अगर उस काम से रिलेटेड उसके एम्प्लॉय को किसी भी चीज की जरूरत है, मतलब आपका टास्क ऐसा होना चाहिए, टास्क से रिलेटेड आपको ये इक्विपमेंट चाहिए, या आपको इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए, आपको फलां चीजें चाहिए, तो टास्क से रिलेटेड वो अपने एम्प्लॉयज का हर तरह की, आप ये कह लें कि नीड को फुलफिल कर देते हैं। अब नीड को फुलफिल करने से फिर क्या होगा, यानी कि उसका सारा ध्यान ये है कि उसके एम्प्लॉयज उस काम के करने के दौरान किसी भी डिफिकल्टी को फेस ना करें, और एंड पे जब वो उसी चीज को ज्यादा अच्छे वे में अचीव कर लेगा। और पार्टिसिपेटिव लीडर क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ मिल के उसने काम करना है, और कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि वो मिलता है हमारे रिलेशनशिप ओरिएंटेशन लीडर से, कि हम लोग आपस के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। तो ये एक कॉन्टीजेंसी मॉडल है कि जिसमें लीडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी सिचुएशन के साथ, जो भी किसी काम से रिलेटेड सिचुएशन है, कितनी ज्यादा इफेक्टिवली आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जितना ज्यादा उनका इंटरेक्शन आपस में स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही ज्यादा आप ये कह लें कि जो आपको आउटपुट मिलेंगे वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे।
लेकिन अगर उनका इंटरेक्शन आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं है या कोई गैप्स है उनके अंदर, तो ऑब्वियसली जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे या आपकी विशेस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। और आपको खुद भी वो काम करके या उस चीज़ को आप ये कह लें कि फुलफिल करके वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो कि आप एक फुल आप अपनी सारी हैबिट्स के साथ या आपकी स्ट्रेंथन होके उस काम को कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, कॉन्टिजेंसी थ्योरी में कुछ हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं। एक मिनट बच्चों, मैंने ऐड कर लिया। ओके बच्चों कॉन्टिजेंसी थेरीज ऑब्वियसली ये तो एक कॉन्टिजेंसी मॉडल था। अब कॉन्टिजेंसी थेरीज के अंदर डिफरेंट और सब थेरीज आ रही हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने इस मॉडल को या इस चीज को लेकर स्पेसिफिकली उस पर रिसर्च करना स्टार्ट हुई है वो कौन कौन थे, जिसमें आप ज्यादातर जब भी कहीं पे भी जिस जगह पे नाम पढ़ेंगे तो आपको फील्डर्स की कॉन्टिजेंसी मॉडल के बारे में ही पता चलेगा। फील्डर बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट था। अब जो इसकी जो थेरी है वो कॉन्टिजेंसी मॉडल जो है उसको कॉन्टिजेंसी मॉडल पे फोकस कर रही होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो हमारे हम जब भी कोई लीडर बहुत से लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उनमें से किसी भी आपके यानी कि आपके कोई ट्रेड्स हैं या आपके कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आपकी कोई पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऐसी हैं। एक लीडरशिप की जो आपके स्टाइल हैं, लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशनल वेरिएबल्स के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लीडरशिप स्टाइल आपके जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे या आपकी ट्रेड्स जितनी ज्यादा इफेक्टिव होंगी आपकी लीडरशिप के लिए, ऑब्वियसली जो आपके सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं कहीं ना कहीं आप उनको मतलब अगर आपको देखने में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप इन चीजों को ओवरकम नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आपके अंदर इस तरह की ट्रेड्स हैं या आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं कि आप इस चीज से ओवरकम कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं वही वेरिएबल जो देखने में तो मे भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं वही आपके लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑब्वियसली जब इन दोनों के दरमियान इंटरडिपेंडेंस ज्यादा अच्छी होगी, कोलैबोरेटिव वे में चल रही होगी, तो इट मींस कि वो वहां पे आपकी जो वर्क रिलेटेड टास्क हैं वो ज्यादा अच्छे वे में चलेंगे। अब फील्डर अपने कॉन्टिजेंसी मॉडल में एक्चुअली ये बताता है कि हम लीडरशिप का जो स्टाइल है, जितना अच्छा स्टाइल आप करें अपनाएंगे या जितना इफेक्टिव स्टाइल को अप्रोच करेंगे, आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके उस लीडर के कंट्रोल में आ जाती है। और जब आप सिचुएशन को कंट्रोल कर देते हैं तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना वही लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर फिर इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और उसके इन्फ्लुएंस की वजह से उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी सारी बातें मतलब उसके जो भी आप काम कह रहे हैं, जो भी आप करने की कोई बात कह रहे हैं, उन चीजों को एक इफेक्टिव वे में लेकर चलते हैं। और यहाँ पे बच्चों फील्डर्स ने एक और बात उसने फील्डर के अकॉर्डिंग ये था कि हम लोग टास्क ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फील्डर के एक इफेक्टिव लीडर में इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज में ज्यादा अच्छे हैं तो दूसरी चीज में अच्छे नहीं है। नो डाउट काम आप फिर भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन आपको जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाएगी। तो आप आपके अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, और इसके साथ साथ आप टास्क ओरिएंटेशन यानी कि आपके अंदर एक मोटिवेशन का लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये दोनों चीजें ही आपके एक वर्क को आप ये कह लें कि एक इफेक्टिव वर्क बनाने में या एक इफेक्टिव तरीके से उस वर्क को कंप्लीट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अगर इनमें से ऑब्वियसली कोई चीज नहीं है तो इट मीन्स आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे जब कॉन्टिजेंसी मॉडल में मतलब सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में जब फील्डर ने बात की थी तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि हमारा जो टास्क है, फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क असाइन किया गया है तो वो टास्क का स्ट्रक्चर कैसा हो। ऑब्वियसली जब आप एक टास्क असाइन कर रहे हैं तो आपको पता हो कि आपके उसके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट आप उस बात को बताएं। फिर ऑब्वियसली उसके अंदर जो उसके लिए आपने जो जो काम करने हैं या उसके लिए आप जो जो पाथ चूज कर रहे हैं, जो तरीके अपना रहे हैं, वो उसके अंदर सिंपलिसिटी होनी चाहिए। या अगर चलें उसके अंदर मतलब अगर सिंपलिसिटी नहीं है, अगर आप डिफरेंट चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं तो वो डिफरेंट चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करनी चाहिए। और इसी तरह उसकी जो सोल्यूशन है, आपको उस चीज के बारे में जो भी सोल्यूशन देख रहे हैं तो ठीक है आप एक सोल्यूशन को भी देखें, लेकिन एक सोल्यूशन के साथ साथ आप उसके 2 से 3 वेज और भी देखें, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन ने कोई एक सिचुएशन या आपको कोई एक सजेशन दी हो उस टास्क को काम कंप्लीट करने की, लेकिन जब आप एक कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे होते हैं तो कोई और पर्सन या कोई और आपका सबऑर्डिनेट आपको कोई और सजेशन देता है, तो उन दोनों को मिलाने से आपके पास एक नई सजेशन आएगी जो कि ऑब्वियसली एक ज्यादा इफेक्टिव सजेशन होगी। तो इसीलिए जब आप सोल्यूशन को लेकर चल रहे हो तो हमेशा कभी भी किसी एक सोल्यूशन पे फोकस ना करें, बल्कि एक सोल्यूशन के साथ साथ बाकी सोल्यूशन को भी लेकर चलें। जितने ज्यादा आपके पास मल्टीप्लिसिटी होगी, आप वो मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली मिला के आपके सिंगुलैरिटी को ज्यादा इफेक्टिव कर देगी।
ऑब्वियसली अब डिफरेंट चीज़ों को मिला के डिफरेंट सजेशन को कंबाइन कर लिया है। अब डिफरेंट सजेशंस आपने कंबाइन तो कर ली हैं, अब आपको पता चल गया ये एक सजेशन है। लेकिन वो सजेशन क्योंकि आप एक लीडर हैं या आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे वे में समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उन चीज़ों को उतनी ज़्यादा इफेक्टिवली समझ ना पाएँ या उनकी आप ये कह लें कि वो सॉल्यूशन उनके लिए ज़्यादा वेरीफाई नहीं है। तो अब आपका काम है एज़ अ लीडर कि आपने उस चीज़ को किस तरह से वेरीफाई करके उन्हें अच्छी तरह से समझाना है। फिर उसके बाद ये है कि अगर आप एक लीडर हैं और आप उस तरीके के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आपकी पोज़ीशन के भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक अथॉरिटी दी हो कि आप ये काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को फायर कर सकते हैं। आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को एज़ अ लीडर अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि उसने पास्ट में इस तरह की बातों पे या इस तरह के कामों में कहीं पे पहले अच्छा परफ़ॉर्म किया भी है या नहीं। क्योंकि अगर ऑब्वियसली उसने वो नहीं अच्छा परफॉर्म किया हुआ, तो आप किस तरह से उसको एक नया टास्क दे सकते हैं। फिर ऑब्वियसली लीडर मेंबर के दरमियान रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, यानी कि आप अपने कोवर्कर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आपने आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, आपके दरमियान एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, आपका एक ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए जिसमें सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपने सजेशन को शेयर करने में और इवन आपस में एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में कोई भी आप ये कहने बच्चों की हेजिटेशन फील ना करें। और इसी तरह जो आपके वर्कर्स हैं, मतलब आप हर काम में सिर्फ कोई भी इनिशिएटिव सिर्फ खुद से ना लें, बल्कि आप अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी अपने साथ मिलाएं। उनको साथ मिलाने से क्या होगा कि जब आप उन्हें इस तरह की रिस्पेक्ट देंगे, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक ज्यादा अच्छा काम करना चाहेंगे। और जब सब लोग मिलके काम कर रहे होंगे, तो वो काम उतना ही ज्यादा फिर इफेक्टिव होगा। तो ये एक्चुअली उसके सिचुएशनल कुछ फैक्टर्स है जो कि अकॉर्डिंग टू फिल्डर मतलब उसने अप्लाई किए थे। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ कि आप फील्डर्स की कंटीजेंसी थ्योरी के कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स बताएं, तो यहाँ पे जो भी आपके सामने सिचुएशनल फैक्टर्स लिखे हुए हैं, बेशक आप यहाँ से याद कर लें बुक से, मतलब अगर आपको याद करना मुश्किल भी लग रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियर कट सारी चीजें बताई हुई, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बच्चों, जब वो फील्डर की थ्योरी को पढ़े, तो फील्डर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो थी वो एक्चुअली ये थी कि फील्डर ने अपनी कंटीजेंसी मॉडल में एक लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर टास्क दिया था, एक स्केल था। ये स्केल एक्चुअली बच्चों एक कह लें कि सेल्फ रिपोर्ट मैयर था। ये देखता क्या था, अब लीस्ट प्रेफर्ड स्कोप वर्कर, या आप ये कह लें कि एलपीसी में एक्चुअली जैसे कि आपको उसके नेम से भी पता चल रहा है, उसमें ये देखा जाता था कि मैयर करता था कि एक जो लीडर है या उसकी जो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है, तो आप आप जब कहीं पे काम कर रहे होते हैं या आपको कोई ग्रुप टास्क असाइन किया जाता है या कहीं पे भी जब आपको जॉब मिल गई है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता, या आप ये कह लें कि आपको लग रहा होता है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे, या उनके साथ आप ये कह लें कि आपके इंटरपर्सनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कुछ भी, दोस्ती इतनी नहीं होती, आप उनके साथ ज़्यादा ईज़ी फील नहीं कर रहे होते। तो एक्चुअली यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब रेट किया जाता है लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर के थ्रू, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उस पर्सन को रेट करें जिसके साथ आपको कोई भी काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, या आपको लगता है कि उस पर्सन के साथ आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फिर इसी तरह इसके ऊपर ये भी चेक किया जाता है कि आप किस पर्सन के साथ ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, मतलब कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करना आपके लिए प्लेजेंट है और कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करना आपके लिए अनप्लेजेंट है। कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करते हुए आप फ्रेंडली फील कर रहे होते हैं और कौन से लोग हैं जिनके साथ मतलब आप इतनी ज्यादा आपकी नहीं नो हेलो हाय नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके साथ कोई भी काम करना आपको अनफ्रेंडली लग रहा होता है, या आपको लग रहा होता है कि जब आप उनके साथ काम करेंगे तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे, आपका उनके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है या चीजें ठीक तरह से नहीं कर रही चल रही हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों ये एक क्वेश्चनर होता है, जब हम ये क्वेश्चनर उन्हें दे देते हैं, जब ये क्वेश्चनर के जो स्कोर है ऑब्वियसली सिंपल स्कोरिंग है इसकी, आपस में आप प्लस कर देते हैं, जितने ज्यादा हाई होंगे पर्सन स्कोरिंग, मतलब एलपीसी पे जिसकी स्कोरिंग लो होगी, तो इट मींस कि आप उसको, वो एक टास्क ओरिएंटेड लीडर है जिसका मतलब अपने आपस में अपने कोवर्कर के साथ इतना रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन अपने टास्क के साथ वो अच्छा रिलेशनशिप ले रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जो उस पे बहुत ज्यादा हाई स्कोर करेगा, तो उस पे आप उसको आप ये कहेंगे कि वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो काम है अपने आप कह लें बच्चों, अपने वर्कर्स के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं, मतलब ठीक है वो टास्क को कंप्लीट करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आने वाले लोगों को या अपने को वर्कर्स को भी साथ लेकर चल रहा है।
और इफेक्टिव वे में आप ये सारी चीजें लेकर चल रहे होते हैं। तो इस एलपीसी मॉडल के थ्रू हम लोग एक्चुअली ये मेजर कर रहे होते हैं। जैसे आपके सामने ये मॉडल आपको नजर भी आ रहा है। फिर इसमें लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, वो गुड है, किस तरह से हाई है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, आपकी पावर को, पोजीशन को आप किस किस तरह से सब चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लीडर है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा होगा, टास्क स्ट्रक्चर अच्छा होगा, पोजीशन पावर उसकी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं वो मोस्ट फेवरेबल हो जाएगा और टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं गुड है और लो हाई की तरफ जा रहा है या आहिस्ता आहिस्ता स्कोर्स लो होना स्टार्ट हो गए हैं, तो मॉडरेटली फेवरेबल हो जाएगा या रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज्यादा होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये एलपीसी मॉडल था जो कि फेल्डर ने दिया था। और उसके अकॉर्डिंग ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं या आपको नहीं भी पता चल रहा होता, तो ये सर्वे आपके लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर देता है। और इस सर्वे की हेल्प करने की वजह से आपको ये पता चल रहा होता है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, और अब आपको उन वीकनेसेस पे काम करना है। और कहीं ना कहीं इसमें बाजू का बच्चे, इसमें जो आपका नेम मेंशन करना या ना करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी लीडर से ये कह भी दें या कोई थर्ड पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है या आप एक थर्ड पर्सन से ये कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आए और ये सर्वे कंडक्ट करवाए, तो ओबियसली थर्ड पर्सन वहां पे किसी को नहीं जान रहा होता, तो वो आपको एक कंसेंट दे रहा होता है या आपसे कंसेंट ले भी रहा होता है और ये भी बताता है कि आपके जो सारे राइट्स हैं वो उनको बिल्कुल किसी के सामने ओपन नहीं किया जाएगा। आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उस लीडर के लिए फिर उस पर्सन के साथ, मतलब अगर आप वाकई ही एथिकली इतने ज्यादा अच्छे हैं या मोरली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको उस पर्सन का नाम पता भी चल जाए जिसने आपको बहुत ज्यादा लो स्कोर दिए हैं या आपको पसंद नहीं किया या उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर ये खामियां हैं, तो आपको एक तरह से उसके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में या रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बिल्ड करने में एक हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, जब हम लेकर चल रहे होते हैं तो ये भी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप और टास्क स्ट्रक्चर और पावर पोजीशन सिचुएशन ये कैसी होनी चाहिए। जैसे कि एक्चुअली जब हम ये एलपीसी मॉडल लगा रहे होते हैं तो ये इन चीजों को मेजर कर रहा होता है। तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप में जैसे हमें पता ही है कि आपका अपने मेंबर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ लेकर चलना चाहिए। फिर हम लोगों ने टास्क स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि अभी फील्डर ने, इससे पहले हम लोगों ने इन चीजों को डिस्कस कर भी लिया कि टास्क से रिलेटेड आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, टास्क का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो कि स्टार्ट में सबसे पहले हम लोगों ने यही चीजें डिस्कस की थी। ये मैंने इसीलिए आपको दोबारा से लग करके बताई है कि अगर आप बुक में पढ़ें तो आपको पढ़ते हुए कोई परेशानी ना हो। इन चीजों की डिटेल बच्चों आपके इस स्लाइड में है। फिर इसी तरह पोजीशन पावर है जो कि रिलेट कर रही होती है कि अगर आपके पास आपका लीडर एक काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसकी क्या क्या पोजीशन है, उसकी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है और आप लोग उस पोजीशन को किस तरह से अपने ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप उसको किसी पर्सन को हायर करने की, फायर करने की अथॉरिटी है भी या नहीं। मतलब बहुत सी जगहों पे हो सकता है कि सिर्फ उसे ये काम असाइन तो कर दिया गया है, लेकिन उसके पास इतनी भी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है कि आप उसे किसी जगह से निकाल दें या रख लें या उसको किसी और तरह की आप ये कह लें कि कोई और सजा दे सके। अब ये तो बच्चों आप ये कह लें कि कुछ कॉन्टीजेंसी थेरी से रिलेटेड चीजें थी जो कि फील्डर की थेरी है और उसमें सक्सेसफुली इन चीजों को जब आप लेकर चल रहे होते हैं। अब आपके सामने मतलब जब हम एक प्रिडिक्शन बना रहे होते हैं, अब फील्डर के उस मॉडल के एलपीसी जब हम किसी भी पर्सन पे डाल रहे होते हैं या किसी भी पर्सन पे एलपीसी को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो एलपीसी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक, आप ये कह लें बच्चों के टास्क ओरिएंटेड लीडर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर या पोजीशन पावर के बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा, उसकी एक्चुअली उसने एक प्रिडिक्शन मॉडल दिया था। अब प्रिडिक्शन मॉडल की पिक्चर आपको अपने सामने नजर भी आ रही होगी। इस प्रोडिक्शन मॉडल में जैसे भी हमने पढ़ा कि फेवरेबल, मॉडरेट, फेवरेबल और अनफेवरेबल लीडर कौन सा होता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा तो वो किस तरह से चलेगा। इसमें जो बच्चों हमारी जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है वो टास्क ओरिएंटेड लीडर को शो कर रही है, और जो एक आपको क्लियर लाइन नजर आ रही है बिल्कुल सीधी, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर के बारे में बता रही है। अब ये कॉन्टीजेंसी मॉडल ही है, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन के बारे में बता रहा होता है कि ये प्रिडिक्शन किसी भी पर्सन के, जब आप किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्रुप से